हाँ जी। तो कल क्लास शुरू कर ली थी हमने, और कल हमने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के कारण। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं उसका आपको। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, तो मैंने कल आपको बताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़े। टर्की हार गया तो टर्की के साम्राज्य को तोड़ा गया। टर्की का जो साम्राज्य होता था उसको बोलते थे ओटोमन एम्पायर। वहां के राजा को बोलते थे खलीफा, इसलिए उस साम्राज्य को बोलते थे खिलाफत। और आसपास का जो भी मुस्लिम इलाका हुआ करता था वो सारा तुर्की के खलीफा के अंडर में आया करता था। और अंग्रेजी सरकार अब उन इलाकों को तोड़ के अलग से स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी। भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या तुर्की के खलीफा का जो ओटोमन साम्राज्य उसको तोड़ा जा रहा है। और अंग्रेजों को पहले तो गुहार लगाई कि वो ऐसा ना करे। डॉक्टर अंसारी और मोहम्मद अली अंग्रेजों से मिलने के लिए गए, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो भारत के मुसलमानों ने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। गांधी जी और तिलक ने उसको सपोर्ट किया अपना। गांधी जी तो उसके नेता ही थे मुख्य, और गांधी जी ने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का मौका है जो 1000 साल में एक बार आता है। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे जो थोड़े प्रो हिंदू टाइप के नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा पहली बात तो अपने देश का मामला नहीं, दूसरे देश का मामला है। फिर दूसरी बात, ये राजनीति में धर्म का प्रवेश है, इसलिए हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर गांधी जी इसके पूरी तरीके से सपोर्ट में उतर जाते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली जो अली बंधु थे, जो इसके मुख्य नेता थे, अबुल कलाम आजाद थे, हसरत मोहानी थे, अब्दुल बारी थे। मोहम्मद अली जो थे वो कॉमरेड और हमदर्द नाम के दो समाचार पत्र निकालते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालते हैं। आपके नवंबर 1919 और जून 1920 के अंदर दिल्ली और इलाहाबाद में इसकी मीटिंग हुई। अहिंसक आंदोलन चलाया जाएगा ये कहा गया, गांधी जी के नेतृत्व में चलाएगा ये कहा गया। कालांतर में जब 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, उसके बाद कहा गया कि खिलाफत को भी क्यों ना इसका हिस्सा बना दिया जाए, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रहेंगी, और अंग्रेजी सरकार ने खिलाफत साम्राज्य को तोड़ दिया। इसलिए धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर समाप्त हो गया। और फिर जब 1924 के अंदर टर्की में खुद में एक रिवोल्यूशन हो गई, कमाल मुस्तफा पाशा के नेतृत्व में तुर्की के लोगों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, इसलिए बाद में उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं बचा। लेकिन तात्कालिक स्थितियों में वह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, और इसलिए मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या असहयोग आंदोलन के अंदर देखने को मिली थी। मुसलमानों में राष्ट्रवादी तत्वों का उभार हुआ था, वे कांग्रेस के और ज्यादा नजदीक आए थे। वे अब राष्ट्रवादी तरीके से सोचने लगे थे, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हिस्सा लेने लगे थे। फिर हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के क्या कारण, तो पहले भी सारी घटनाएं कारण हो सकती। असहयोग से पहले बड़ा कोई आंदोलन भारत में जो कांग्रेस द्वारा चलाया गया था वो था स्वदेशी आंदोलन। उसको एक लंबा समय बीत गया था, इसलिए डिमांड थी कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। तो क्यों नहीं हो रहा था आंदोलन नहीं होने का कारण था कि कांग्रेस खुद स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में टूट गई थी। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद जब दोनों नजदीक आ गए थे, इसलिए अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई थी कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। फिर 1916-17 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था अपने बलबूते पर, और उन लोगों ने उस समय स्ट्रक्चरल फॉर्म तैयार किया था। गांव में, तहसील में, जिले में, राज्य में समितियों का विकास किया था। इसलिए एक संगठनात्मक ढांचा हमें प्राप्त था, और लोगों ने जब उस आंदोलन में भाग लिया था तो उनमें एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी आ गई थी, राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। बस चूंकि आंदोलन अंत में लीडरशिप लेस हो गया था, रिजल्ट लेस हो गया था, परिणाम विहीन और नेतृत्व विहीन हो गया था, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। इसलिए लोग दिल मांगे मोर वाली स्थिति के अंदर थे, वो एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। फिर और क्या कारण थे? 1919 के अंदर अंग्रेजों ने सुधार कर दिए थे, लेकिन हमारे नरमपंथी उन 1919 के सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से नरमपंथी या जो उदारवादी खेमा था वो भी कहीं ना कहीं, उसके भी खूब सारे लोग, हालांकि कुछ उसमें भी खिलाफ थे, खूब सारे लोग थे वो चाहते थे कि आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई बढ़ गई थी, भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। पहले सेना में शामिल किया गया लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया, तो इससे बेरोजगारी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भारतीय अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए गए तो उनको बाहर निकलने का मौका मिला, अंग्रेजों की कमियां पता चली, उनकी अपराजिता का जो भ्रम था वो टूटा।
भारत के जो बुद्धिजीवी थे, जो सोचते थे कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटेन भारत में लोकतंत्र की स्थापना कर देगा, जब वो नहीं हुआ तो उनके सपनों पर कहीं ना कहीं पानी फिरा। वो आंदोलन के लिए अब सामने आए। फिर उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, रोलर सत्याग्रह, रोलर एक्ट जैसी जो घटनाएं हुई थी, उन सब ने भी जनता के अंदर रोष कूट कूट कर भर दिया था। वे चाहते थे कि अब बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। खिलाफत आंदोलन न केवल हिंदू मुस्लिम एकता को नजदीक लेकर आया था, बल्कि अब वो मुसलमानों को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बोलने के लिए खड़ा कर रहा था। इसलिए मुस्लिम भी अब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे थे। एक अच्छा मौका था कि बड़ा आंदोलन खड़ा करके वो जो प्रवृत्तियां थी उनको भुना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात थी कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की सफलताओं के बाद भारत को एक करिश्माई चमत्कारिक नेतृत्व मिल गया था गांधी जी के नेतृत्व में। और जब उस करिश्माई व्यक्ति ने ये कहा कि मैं 1 साल के भीतर भीतर आपको स्वराज ला दूंगा, तो भारतीय जनता का उत्साह बलियों उछलने लग गया था। और जनता अब चाहती थी कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाए, और उसका नतीजा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। क्या घटनाएं हुई थी, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा था, वो तमाम चीजें अपने आज पढ़ेंगे, अब देखेंगे। ठीक वहीं से मैं आगे शुरू कर रहा हूं। एक अजीब सा संयोग देखिए आप। 1 अगस्त 1920 को भारत के एक बड़े गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन गए हुए थे। 1 अगस्त 1920 को उनकी इंग्लैंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। गुजराती कितने चालू होते हैं, गुजराती वाकई कितने अच्छे नेता होते हैं। गांधी जो तिलक से ज्यादातर मामलों में सहमत नहीं थे, या तिलक जो गांधी के बहुत सारी बातों से सहमत नहीं थे, आपस में दोनों का इतना बड़ा इंटरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि उसका एक कारण तो यही है कि गांधी जी 1916 जैसे 1915 में भारत आए थे, और 1916 में तिलक उधर होम रूल मूवमेंट में अपने बिजी हो गए थे, और उसके बाद वो इंग्लैंड मुकदमा करने के लिए चले गए थे। लेकिन इस 2-3 वर्षों के समय के दौरान भी हम आपस में नहीं देखते कि दोनों के बीच में इतनी कोई प्रगाढ़ता रही थी। पर गांधी जी सेंटिमेंट भुनाना जानते थे, जनता की भावनाएं भुनाना जानते थे। उधर 1 अगस्त 1920 को खबर आई कि तिलक का निधन हो गया, और इधर गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और गांधी जी ने कहा कि मित्रों, भाइयों और बहनों, तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। आज वो महान हुतात्मा स्वर्ग चली गई है, लेकिन क्या उनके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या तिलक का स्वराज हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्या तिलक के स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए? जनता भावुक हो रखी थी। वैसे ही जनता ने कहा, ओ हम एकदम साथ में, तिलक का स्वराज प्राप्त करना है, गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, गांधी तुम संघर्ष करो। और गांधी जी ने कहा कि यदि आप मेरा साथ देंगे तो तिलक का वो स्वराज मैं 1 साल के भीतर भीतर आपको ला दूंगा। इसलिए याद रखने वाली बात है कि असहयोग आंदोलन किस दिन शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। सेंटिमेंट भुनाना इसको है। तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसी दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव थे, हमारे बीकानेर में बीजेपी के खिलाफ माहौल था। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तीसरी बार जीते इस बार, 9 में, 14 में और 19 में। 14 में उनके खिलाफ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी। कारण था कि उनका कोई एक आरक्षण को लेकर कोई बयान तैर रहा था, वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे थे, जो थोड़ा जनरल कास्ट वालों के खिलाफ था। बीकानेर का शहर पुष्करना ब्राह्मणों के कब्जे में पूरी तरीके से, जिधर पुष्करना कहे उधर वोट पड़े। और चूंकि ब्राह्मण परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं, और वो यदि नाराज चल रहे हैं तो बीजेपी को डर था कि यहां से ये अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2014 मोदी वेव वाला टाइम था, मोदी लहर थी, लेकिन लग रहा था कि यहां पर लहर काम नहीं कर रही है, इसलिए मोदी जी की रैली करवाई जाए बीकानेर में। अक्सर आप देखना कि बड़े बड़े नेताओं की रैली हमेशा उसी जगह पे होगी जहां पर मामला थोड़ा गंभीर लगेगा, कि यहां मामला सीट अटक सकती है,
तो किसी बड़े नेता को लाया जाए, थोड़ी हवा को बदला जाए। जिस दिन मोदी जी की रैली थी, दोपहर में 2-3 बजे का समय था कि मोदी जी रैली करेंगे। मोदी जी की रैली के प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्सुकता, आकर्षण था कि वोट भले किसी को दे, लेकिन मोदी को सुनने तो चलेंगे। उसी दिन सुबह बीकानेर में पुष्कर नाम के एक नेता, बहुत फेमस नेता रहे, एमएलए रहे थे वो बीकानेर में, नंदलाल व्यास, नंदू महाराज नाम से जाने जाते थे। लोकल लोगों की जनप्रिय हृदय सम्राट टाइप की स्थिति थी, लोगों के काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। उनका निधन हो गया। 2-2:30 बजे के आसपास रैली का समय और लोग अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे। मोदी जी की रैली के अंदर गए। मुझे नहीं लगता कि नंदलाल व्यास और नरेंद्र मोदी के आपस में कभी जिंदगी में कोई मुलाकात भी हुई होगी, पर मोदी जी उस दिन रैली के अंदर जैसे भाषण देने के लिए खड़े हुए, पहले बीकानेर के जो भी लोकल नेता थे वो बोले, और जब मोदी जी खड़े हुए तो माइक पर जाकर 2-3 मिनट खड़े हो गए, बोले नहीं। रुमाल निकाला, आंखें पोंछी, का बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर आज सुबह जब यह समाचार मिला कि मेरे प्रिय मित्र नंदू महाराज का निधन हो गया है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं। उन्होंने भाषण भी नहीं दिया होगा, पर उनकी ये लाइन कि नंदू महाराज मेरे प्रिय मित्र थे और उनके निधन की वजह से बोल नहीं पा रहा हूं, बीकानेर के पूरे चुनाव के सिस्टम को चेंज करके रख दिया था। शाम तक पूरे पुष्करना ब्राह्मणों के जबान पर एक बात थी, क्या भाईला नंदू महाराज मोदी जी का दोस्त है, और नंदू महाराज री आत्मा दुख पावली यदि बीजेपी ने वोट नहीं दिया था। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर में चुनाव प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। मैं जब भी इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाकर देखता हूं, तब मुझे लगता है कि यार गुजराती लोगों में कितना बेहतरीन पॉलिटिकल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और किस प्रकार से जनता की जन भावनाओं को भुना सकते हैं, उसका एक अच्छा सा उदाहरण है वो। गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। जब गांधी को कहा गया कि हम आपका 1 साल तक साथ देंगे, पर करना क्या है ये तो बताइए, गांधी जी का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, सरकार का किसी भी मुद्दे पर सहयोग नहीं किया जाएगा। तो किसी भी मुद्दे से आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स से आह्वान करूंगा कि वो सरकार के स्कूलों में जाना बंद कर दे। स्टूडेंट तैयार थे, स्टूडेंट ने कहा हमारा नेता कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा हो, ऐसा नेता होना चाहिए, स्कूल बंद करवा दे। ये ना मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग यूं कहते रहते हैं कि कोरोना में स्कूलें तो खुली नहीं रही है, स्टूडेंट पीड़ित हो रहा है। मुझे लगता है स्टूडेंट को मजा आ रहा है, बढ़ने दो रे, थोड़े दिन और नहीं खुले तो और अच्छी बात है। आप लोग भी जो यूं तड़फ तड़फ के फोन करते रहते हो कि कोचिंग कब खुल जाएगी, कोचिंग कब खुल जाएगी, उसका हसर हम देख रहे हैं। किससे पहले जो कोई स्टूडेंट खूब सारे की ऑनलाइन ही शुरू कर दो, उसमें ही हम तो पढ़ लेंगे। हालांकि हमने जब YouTube पर ऑनलाइन वीडियो डालने शुरू किए थे तभी पता चल गया था कि बुआ जी पोड़े आड़ा है, पढ़ने के लखन में एक में नहीं। अभी भी ऑफलाइन बैच जब खत्म किए थे, नियर अबाउट 7,000 स्टूडेंट थे। और आप किसी दिन यहां पर आके देख लेना डाटा, कितने लोग अब जो हम ऑनलाइन क्लासें डाल रहे हैं इनको देख रहे हैं, या 1 घंटे के वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। स्टूडेंट स्वभावतः चाहता है कि ना पढ़े। भारत में ऐसा कौन चाहता है, मन से कौन चाहता है कि पढ़े? यदि आप सबको भी अभी मौका दिया जाए और आपको कहा जाए कि यदि आप नहीं पढ़ोगे तो भी नौकरी दे दी जाएगी, तो कितने लोग पढ़ लेंगे मुझे बता दिया जाए। इसलिए दिलीप सर हमेशा कहते थे कि 3 इडियट बहुत बकवास मूवी है, जो कहती है कि बच्चे को वही करने दिया जाए वो चाहता है। क्योंकि भारत में यदि बच्चे को वही करने दिया जाए जो वो चाहता है, तो सबसे पहले वो ये चाहेगा कि किताबों के लप लगा दूं, पढ़ने के अलावा वो सब कुछ करना चाहेगा। तो आप भी जो कोचिंग आने के लिए बार बार अब भी कहते हो ऑफलाइन कब खुलेगी सर, कोचिंग आना है, हमें बहुत याद आती है, उसके कारण भिन्न भिन्न है। आप और मैं दोनों अच्छी तरीके से अवगत हैं। घर पे आपका मन लगता नहीं है, इसलिए आना है आपको। और गांधी जी ने उस समय जैसे ही कहा कि स्कूलें, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जाना है, अपनी खुद की स्कूलें खोलेंगे, उनमें बच्चे पढ़ेंगे। अब कब स्कूलें खुलेगी, कब बच्चे पढ़ेंगे? बच्चों ने कहा साहब ये बड़ा मामला सही है, हम तैयार हैं, ये बड़ा स्वराज यदि आप लेके आते हो तो जवानी कुर्बान आपके लिए। का सरकार के न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाएगा, कोर्ट्स का बॉयकॉट किया जाएगा। तो साहब
कल को लड़ाई झगड़ा टंटा हो गया आपस में तो कहां जाएंगे? का खुद की अदालतें बनाएंगे, पंचायती अदालतें स्थापित की जाएगी, उनके माध्यम से निर्णय किए जाएंगे। क्या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे न्याय नहीं होता था? क्या हमारे देश की प्राचीन न्याय व्यवस्था जो गांव गांव के अंदर न्याय क्या करती थी, वो पंच परमेश्वर की अवधारणा वापस जीवित नहीं की जा सकती? लोगों उनका हासाब की जा सकती है तो करेंगे हम वो। इसलिए वकील अदालतों में जाना बंद कर दे। हम सरकार के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप चुनाव के अंदर भाग लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि सरकारी सिस्टम में हमारा विश्वास है, और हमारा तो इस सिस्टम में विश्वास नहीं है, इसलिए हम सरकार के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हम सरकार के कोई फंक्शंस होते हैं उनमें भाग नहीं लेंगे। हम सरकार जो उपाधियां देती है उन उपाधियों को ग्रहण नहीं करेंगे। और गांधी जी कितने चालू थे देखो। गांधी जी ने कहा कि वे नौकरियां छोड़ दी जाए जिनमें तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि बापू जानते थे कि भारतीय जनता पैसे वाले मामले में दांत से पकड़ती है, और यदि कह दिया गया कि तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी जाए तो लोग जूते मारेंगे। बापू का वो नौकरियां जिनमें तनख्वाह नहीं मिलती वो छोड़ देंगे। अंग्रेजी सरकार जो मेसोपोटामिया में ले जाके लोगों से काम करवाती है, हम मना करेंगे कि हम मेसोपोटामिया नहीं जाएंगे। हम सरकार का जो भी इंग्लैंड से सामान आता उसका बहिष्कार करेंगे। हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे, हम उसे नहीं खरीदेंगे। हम अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करेंगे। यथासंभव जहां तक हो सके हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। लोगों का क्लियर समझ में आ गई हमें किस किस का बहिष्कार करना है, किस किस का असहयोग करना है? लोगों का बापू यस, पूरी तरीके से समझ में आ गई आपकी बातें। तो गांधी ने कहा करेंगे भी, और गांधी जी ने कहा कि हम सरकार की दी हुई उपाधियां वापस लौटा देंगे। और गांधी जी के पास खुद के पास उपाधियां पड़ी थी। उनको 2 मेडल मिले थे अफ्रीका में, बोअर और जुल्लू। केसरे हिंद मिला था यहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, और गांधी जी ने तीनों मेडल जनता के सामने उछाले। गांधी जी ने कहा ऐसी हत्यारी सरकार के मेडल लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी सरकार की तमाम उपाधियां उनके मुंह पर वापस मारता हूं। ऐसी उपाधियां मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बापू जानते थे कि अकेले अकेले यदि उपाधियां वापस की तो लोग कहेंगे कि अच्छा खुद का आंदोलन आया तो खुद की उपाधियां वापस कर दी। पहले जलियांवाला हत्याकांड हुए थे उस दिन तो आपने उपाधियां वापस नहीं की, अब खुद की आई तो सारे की सारी उपाधियां वापस कर रहे हो। तो बापू के सबसे खास दोस्त अपने राजस्थान के जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी को पैसे देने वाले, पास ही बैठे थे। उनके पास एक उपाधि हुआ करती थी राय बहादुर। और गांधी ने कहा केवल मैं उपाधियां वापस नहीं दे रहा हूं, बजाज जी भी जो राय बहादुर वाली उपाधि मिली हुई है वो वापस दे रहे। बजाज जी ने कहा है, और अब लोगों के सामने कह दिया तो अब क्या करें। बजाज जी ने कहा बापू जैसे कह रहे हैं वैसे मान लेते। कहा हाँ भाई, मेरे पास में भी जो राय बहादुर वाली उपाधि है उसे मैं लौटा रहा हूं वापस। शुरुआत की कुछ बातें ये। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। इसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने कहा कि सरकार के हर पक्ष का बहिष्कार किया जाएगा, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, सरकार के त्योहार, त्योहार का मतलब समारोह, ये जितने भी फंक्शन होते हैं। वरना आपके दिमाग में जाएगी सरकार कौन से त्योहार मनाने लग गई, चुनाव, उपाधियां, इन सब का बहिष्कार कर दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि हम स्वराज सिर्फ 1 साल में प्राप्त कर लेंगे, 1 साल में हमें स्वराज मिल जाएगा। बच्चों ने, सबने कहा ठीक है भाई 1 साल में आप दिला दोगे तो। गांधी जी ने अपने बोअर, जुल्लू, केसर हिंद जैसी अपनी उपाधियां छोड़ दी। जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अब गांधी जी ने कांग्रेस को कहा, अगस्त के अंदर आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने कांग्रेस का, कांग्रेस तुम्हारा क्या मूड है, क्या तुम मेरे आंदोलन में शामिल हो या मेरे आंदोलन में शामिल नहीं हो? कांग्रेस ने कहा बता देंगे, दिसंबर में हमारा अधिवेशन होता है और दिसंबर में जब सेशन होगा तो हम बता देंगे क्या करना है। गांधी जी ने कहा सांप रे खाइडन अदितवार का दावे, अभी बताओ, जल्दी बताओ तुम शामिल हो कि नहीं हो। तो बेचारी कांग्रेस ने अपना स्पेशल सेशन बुलाया। सितंबर में स्पेशल सेशन बुलाया गया।
कलकत्ता में लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष। कलकत्ता में सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में, लाला जी उसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया असहयोग का कि साहब ये प्रस्ताव है। लाला लाजपत राय विरोध के अंदर, अध्यक्ष खुद। कर क्या प्रस्ताव है, बच्चों की स्कूलें बंद करवा देगा तू, दिमाग खराब है यार। मुश्किल से तो माहौल तैयार किया है देश में कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, पर अध्यक्ष तो बेचारा खड़ा होकर कैसे विरोध करे। कांग्रेस के एक और बड़े नेता जो तिलक गोखले मेहता की मृत्यु के बाद में एक बड़ी अहम भूमिका रखते थे, क्योंकि बंगाल से और आते थे तो बंगाल का बड़ी अहमियत थी, राष्ट्रवाद बंगाल में आया था। मैंने कभी पहले क्लास में बताया था, कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। उस बंगाल के एक बड़े नेता, देशबंधु के नाम से चर्चित चित्तरंजन दास, CR दास, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया चुनाव का बहिष्कार। नवंबर में चुनाव है, मुंह के सामने पड़े, और चुनाव स्वराज प्राप्त करने का एक साधन होना चाहिए। और उन्होंने कहा हम चुनाव में भाग लेंगे, जीतेंगे, जीत के अंग्रेजों की संसद में पहुंचेंगे, वहां अंग्रेज जो गलत बिल लाते हैं उनका विरोध करेंगे। यदि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे तो कोई ना कोई तो भाग लेगा, भले 5% 7% वोटिंग हो, वोटिंग तो होगी, और वहां पर वो लोग पहुंच जाएंगे जो अंग्रेजों के समर्थक होंगे, वो किसी बिल का विरोध ही नहीं करेंगे। इसलिए चुनाव में भाग तो लेना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं ये जो प्रपोजल तुम लाए हो नॉन कॉपरेशन का, इसका विरोध करता हूं। बेतुकी बात है। यानी बिसेंट खड़ी हुई, यानी बिसेंट ने कहा भारतीय स्वतंत्रता को धक्का है। अंग्रेजों ने कहा है ग्रेजुअली स्वशासन दिया जाएगा, और वो लोग दे रहे हैं, और हम लोग बीच के अंदर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नहीं ये जो तुम्हारा नया आदमी है सही काम नहीं करता, मुझे नहीं पसंद। विपिन चंद्र पाल खड़े, उनका गलत है। बड़े नेता सारे खिलाफ, पर बापू बापू थे। खिलाफत को समर्थन यूं ही थोड़ी दिया गया था। अली बंधुओं के सिर पे हाथ फेर फेर के अब तक जो पंपोड़ रहे थे वो यूं ही थोड़ी थे। अली बंधुओं के साथ में उनके खूब सारे समर्थक आए हुए खिलाफत वाले, वो खड़े और उनका कैसे नहीं है, हम गांधी जी के साथ, और गांधी जी जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू को साइड में लिया। मोतीलाल नेहरू को भी कहा कि आगे चल के बेटे का कैरियर में ही सेट करूंगा, मोतीलाल जी देख लो। मोतीलाल जी ने कहा कि नहीं भाई, गांधी जी जो कह रहे हैं वो बात सही है। मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के सहयोग से गांधी जी अपना प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो गए। गांधी जी जानते थे कि नेताओं के पास पड़ा क्या है, ये अब तक के नेता जनता से कभी जुड़ ही नहीं पाए। कार्यकर्ता अपने साथ आएगा, जनता अपने साथ आएगी, करते रहेंगे 2-4 नेता अपनी अपनी बातें। आप देखिए कि उनके विरोध के बावजूद कलकत्ता के उस स्पेशल सेशन में, जिसका अध्यक्ष उस प्रस्ताव के खिलाफ है, बड़े बड़े नेता उस प्रस्ताव के खिलाफ है, गांधी जी अपना प्रस्ताव पारित करवाने में सफल हो जाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस भी अब गांधी जी के साथ है। आंदोलन से शुरू किया गया। दिसंबर में कांग्रेस का रेगुलर सेशन होता था। दिसंबर में रेगुलर सेशन हुआ कांग्रेस का। लिखा हुआ CR दास ने चुनाव के बहिष्कार का विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने स्कूलों के और कॉलेजों के बहिष्कार का विरोध किया था। नागपुर के अंदर इस बार अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 है भाई, याद रखना ना, ये 1930 नहीं 20 है, एक गलती से लिख दिया इन लोगों ने। स्पेशल सेशन हुआ। वी राघवाचारी इस बार इसके अध्यक्ष थे। अब नवंबर में चुनाव हो गए। CR दास बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि सितंबर वाले सेशन में ये कह दिया गया कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी। ऐसा योग का मतलब है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। गांधी जी ने CR दास को साइड में लिया। CR दास अभी तक भी तने तने थे, गांधी जी ने साइड में लिया।
और कहा कि देखो सीआर बाबू, वैसे भी चुनाव तो हो गए, आप तो भाग नहीं ले पाए, अब क्यों फजीती करवाओ, एक काम करो, वैसे खूब बेइज्जती होगी पिछली बार, आपने करके देख लिया मेरे खिलाफ, क्या निकला, प्रस्ताव तो पारित करवा लिया मैंने, अब वापस प्रस्ताव रखना पड़ेगा रेगुलर सेशन में, मैं वापस पारित करवा लूंगा। थोड़ा ऊंचा दिल दिखाओ, साथ आ जाओ। सीआर दास को लगा गया अरब, उगते सूरज को सलाम किया जाता है, टाइम इसका ही है। अब सीआर दास ने कहा ठीक, गांधी फिर चालू पड़े। गांधी जी का इस बार प्रस्ताव आप ही रखो। आप देखिए कि वह व्यक्ति जो 2 महीने पहले कलकत्ता में उस प्रस्ताव का सबसे बड़ा विरोधी था, 2 महीने बाद कलकत्ता के बाद जब नागपुर में सेशन हो रहा है, तो वह विरोधी व्यक्ति उस प्रस्ताव को रख रहा है, उसका प्रस्तावक है। और गांधी जी ने और भाषण दे दिया, का देश को देशबंधु चित्तरंजन दास का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपने निजी मतभेदों को अलग रखते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में, आंदोलन के हित में खुद प्रस्ताव रख रहे हैं। हम इनके आभारी हैं, मैं इनका आभारी हूं, कांग्रेस के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को इनका आभारी होना चाहिए। प्रस्ताव रख दिया गया। अब सीआर दास ने प्रस्ताव रखा तो बाकी वालों के विरोध अब तो करता ही कौन इस बात, तो याद रखना, इस दूसरे वाले में तो सीआर दास के प्रस्ताव को बन गए थे। तो बापू लोगों को अपनी तरफ लेना जानता था कि पहले भले कितना ही विरोध करो, बाद में मैं आपको अपनी साइड के अंदर ले लूंगा। गांधी जी ने और कहा, हौसला बढ़ा गांधी जी। गांधी ने कहा कांग्रेस का संविधान खराब है, इसको चेंज किया जाए। लोगों ने कहा यार अब गांधी इतना मत करो यार, देखो अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली बात है। मतलब तुम्हारा प्रस्ताव पारित हो गया तो तुम कहोगे कांग्रेस का संविधान ही गलत है। गांधी जी का गलत ही है। 500-700 लोग इकट्ठे होते हो यार, तुम 3 दिन अधिवेशन करते हो, फिर 1 साल क्या करते हो? उन्होंने लोगों का काम करते हैं, हमारे बाकी भी काम है। गांधी जी का ऐसे नहीं होता। तिलक और बेचारे समझा समझा के मर गए तुमको, पर तुम नहीं समझ पाए। पॉलिटिक्स 24/7 होती है। नेता वही है जो सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक केवल राजनीति राजनीति और राजनीति के बारे में सोचे। तो राजनीति करनी है तो 24/7 जनता के बीच रहना पड़ेगा, आंदोलन के अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ चेंज किए जाए संविधान के अंदर। लोगों ने बताओ तो क्या चेंज करने? बापू ने कहा कि एक तो तुम ये हर अधिवेशन में अध्यक्ष बना देते हो एक, फिर इसके साथ में और किसके साथ में क्या बस अध्यक्ष बन गया? कोई ऑफिस तुम्हारा, ओके ऑफिस की क्या जरूरत है? गांधी जी का नाम एक ऑफिस होगा, इस अध्यक्ष के नीचे 15 लोगों की कार्यकारिणी और होगी। ये बात 1916 में तिलक बोले थे बेचारे कि अध्यक्ष के नीचे पूरी एक कार्यकारिणी बनाई जाए, एग्जीक्यूटिव बनाई जानी चाहिए। जैसे अब नहीं होता कि भाजपा का एक अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है, फिर मंत्री है, फिर सहायक मंत्री है, फिर सचिव है, फिर उप सचिव है, फिर कोषाध्यक्ष है, संगठन मंत्री है। ऐसे कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, खूब सारे अलग अलग अधिकारी बनते हैं। ये तिलक बोलते थे 1916 से ये बात, तब कोई मान नहीं रहा था, पर अब बापू का जादू चल रहा था। लोगों का ठीक है सर, 15 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी सेंटर लेवल पे। प्रांतों में ध्यान देना मेरी बात, ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। भाषा के आधार पर बनाई जानी चाहिए प्रांतीय कांग्रेस समितियां। वापस याद करना, होम रूल आंदोलन में तिलक यही बात बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर प्रांतीय होने चाहिए, पर बेचारे तिलक को तब गालियां निकालनी होती है, अपने कहते हैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। पर चूंकि अब गांधी जी ये बात कर रहे थे, हम कह रहे ना थो इससे भली बात हो ही क्या सकती है। कन्नड़ की अलग, मलयालम की अलग, तेलुगु की अलग, तमिल की अलग। और गांधी जी ने कहा भाषा लोगों को नजदीक लाने का काम करती है। आप कितने अंग्रेजी दा बन जाएं, कितने कूल डूड होने का फैशन कर लें,
पर आज भी जब मार्केट के अंदर कहीं खड़े होते हैं, भीड़ के अंदर आपको आपकी भाषा कहीं पर सुनाई दे और ध्यान जाता है आपका, चना अरे कोई अपने वाला है, जोड़ती है, कनेक्ट करती है ना भाषा आपको। इसलिए अलग अलग भाषा की अलग अलग कमेटियां बना दी जाए। तेलुगु लोगों की कांग्रेस की कमेटी अलग, तमिलों की कांग्रेस की कमेटी अलग, हर प्रांत में से अलग अलग कमेटियां बन जाएगी, तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे हमसे। तब बापू ये वाला मामला भी आपका सही। और एक 15 लोगों की कमेटी, किसी ने कहा बापू एक कमेटियां ये बना रहे हो यार, खर्चा कहां से चलेगा? हर पूरे साल तक जब वो ऑफिस के अंदर बैठेंगे उनका खर्चा होगा, इन समितियों का, कार्यकारिणियों का, सदस्यों का, नेताओं का, वो कहां से आएगा? बापू ने कहा तुम, मैं बाणिया हूं, बाणिया, मैं जानता हूं पैसे कहां से आते हैं, इसकी चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे। कैसे आएंगे पैसे? गांधी जी ने कहा कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए तुम फीस कितनी लेते हो? उन्होंने फीस तो खूब है, मैं तो 5 रुपए के आसपास फीस हो जाती है। दिमाग खराब है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनने के लिए तुम पैसे लेते हो इतने, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट में। तो क्या करे, उससे ही तो ये 3 दिन वाला खर्चा निकलता है। गांधी ने कहा खर्चे खर्चे मत करो रे, क्या पैसे पैसे करते हो, पैसे की लगा दूं ढेरी में। और अब से 54 के अंदर कांग्रेस का मेंबर बनेगा और हमें 1 करोड़ मेंबर बनाने हैं। लोगों ने कहा बापू 500-700 से 1 करोड़ थोड़ी लंबी नहीं फेंक गए? गांधी ने कहा ये भी करेंगे। बदलाव था, भयंकर बदलाव था ये देश में। अब किसी व्यक्ति को जाकर जब ये कहा गया कि यदि तुम 54 दोगे तो देश आजाद हो जाएगा, उस व्यक्ति ने कहा मेरी तरफ से 58, 54 लुगाई की 54 मेरी, देश की आजादी में लुगाई भी योगदान क्यों ना दे। आप विश्वास नहीं करेंगे, गांधी जी ने उस समय 50 लाख मेंबर बनाए थे। कांग्रेस अचानक 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद एक जन पार्टी बन गई थी, राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। जो पार्टी पहले महज केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, उसको दूर दूर तक, गांव देहात, मजदूर, आदिवासी तक ले जाने वाला कोई व्यक्ति था तो महात्मा गांधी थे। गांधी जी की ये जो जनप्रियता है या जो राजनीतिक नब्ज पकड़ने की जो उनकी क्षमताएं थी, ना भूतो ना भविष्य थी। मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति इतना बेहतरीन कुशल पॉलिटिशियन हुआ होगा कि जनता को इस प्रकार से झकझोर के रख दे। गांधी ये बातें जान रहा था, गांधी लोगों की नब्ज पकड़ रहे थे इस मामले। और गांधी का पैसा, ये बजाज बिरला को मैं यूं ही साथ में लेके थोड़ी घूमता हूं, सब पैसा देंगे। मैंने दिन पहले कभी आपको बताया था कि बाकायदा एक अधिकारी का अंग्रेजों को लेटर है कि मारवाड़ी बनियों को गांधी के आंदोलनों से अलग कर दिया जाए, 90% आंदोलन खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। वो सिंघानिया, डालमिया, बिरला, बजाज, मोदी, गोयनका, झुनझुनवाला, तमाम मारवाड़ी बनिए गांधी को भर भर के रुपए दे रहे थे। तो गांधी ने कहा पैसा वहां से आ जाएगा, अपने चला लेंगे यार। तुम 1 साल की बात करते हो कार्यकारिणी की, लंबा आंदोलन चलाना है और पैसा मिलेगा अपने। तो कांग्रेस का सदस्यता शुल्क जो था वो 54 कर दिया गया। और गांधी का पैसा कैसे आता है मैं बताता हूं। डिब्बा रखा, उस पर नाम रखा गया तिलक स्वराज फंड। और गांधी ने कहा कि देशवासियों, तिलक के स्वराज के सपने को पूरा करना है तो ये फंड भरना पड़ेगा। आप फिर विश्वास नहीं करेंगे कि तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से अधिक रुपए इकट्ठे किए गए थे। 1920 की बातें हैं। 1995 तक गांव में 1 लाख रुपए जिसके पास होते थे तो लोग यूं कहते थे लाख रुपए हैं। एक साथ लाख रुपए नगदी नहीं देखे होते थे लोगों ने।
भारत 95 तक ऐसा था। वो व्यक्ति 1920 में तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर गया था। 50 लाख कांग्रेस के मेंबर, 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड के अंदर। और गांधी ने कहा डिब्बे में डाला गया आपके सिक्के की खनक तिलक की स्वर्ग में सीट उपलब्ध करवाएगी, हुतात्मा वहां बैठकर राजी होंगे। और लोगों ने कहा गया हमारे वाले यदि रुपए से तिलक स्वराज फंड भरता है तो अब रुपए की तो कमी नहीं आने देंगे। आम आदमी को रुपए निकलवाना ये गांधी ने सिखाया पॉलिटिकल के लिए, कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी चंदा दिया जाता है। ये गांधी उस टाइम शुरू करके गए। यथासंभव हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो गांधी जानते थे कि कनेक्ट लैंग्वेज है। अब तक आपके जो भी वकील, इंजीनियर, बैंकर, उद्योगपति आते थे, आपस में इंग्लिश बोल के चले जाते यार आप लोग। देश की जनता जिसका अंग्रेजी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आपके उद्देश्यों को, आपके कार्यक्रमों को समझ कैसे पाएगी? गांधी जानते थे कि हिंदी पूरे भारत में कनेक्टिंग लैंग्वेज तो हो सकती है, थोड़ी बहुत तो सबको समझ आ ही जाएगी। जनता को जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। कभी कोई पूछेंगे कि आखिर वे कौन से रसायन थे जिसकी वजह से गांधी ही भारत में लोकप्रिय हो पाए, दूसरे नेता नहीं। मेरी इन बातों को याद रखना, आंसर में लिखने के लिए वहां काम आएगी कि गांधी के अंदर दीवारों के पीछे की फुसफुसाहट और जनता की कुल बुलाहट को समझने की अद्भुत क्षमताएं थी। ये सब चीजें उस समय याद रखना आप। भाषा के आधार पर प्रांतीय कमेटियां, तिलक स्वराज फंड, यथासंभव हिंदी का प्रयोग, ये बातें गांधी को जनता से जोड़ती थी, कनेक्ट किया करती थी। नागपुर अधिवेशन याद रखना पूरा कि क्या क्या बातें हुई। कांग्रेस को आमूलचूल तरीके से परिवर्तित कर दिया गया था। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस सब एक आंदोलन करने वाली पार्टी थी। ये सब गांधी का करिश्मा है। गांधी जी सी.आर. दास को और कहा कि सी.आर. दास साहब वो प्रस्ताव तो आपने रख दिया पर बेइज्जती खत्म नहीं हुई, अभी तक हो ही रही है। तो सी.आर. दास ने कहा अब और क्या करूं, तो कि काम करो कि हाँ गिरफ्तार हो जाओ। लोगों में और भावना है वैसा ही होगा। आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए? तो सी.आर. दास। तो लोगों को लगेगा अब आप साथ में हो। सी.आर. दास ने कहा कि यार गिरफ्तार तो हो जाऊं पर एक दिक्कत है। क्या? कि तेरे भाभी के बिना मेरा यार मन नहीं लगता। अर्जुन कहे काम करो, भाभी जी को और ले जाओ, भाषण में दे दूंगा कि पति पत्नी दोनों देश की आजादी के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए जेल चले गए। इससे बड़ी तो बात ही क्या, हीरो बन जाओगे आप देश के। गए बेचारे सी.आर. दास जेल, साथ में बसंती देवी गई। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले कोई गिरफ्तार हुए थे तो सी.आर. दास और उनकी पत्नी बसंती देवी गिरफ्तार हुए थे। हालांकि आप कई जगह पढ़ोगे कि मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, पर मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन की तरफ से गिरफ्तार हुए थे और खिलाफत और असहयोग दोनों मिल गए थे, इसलिए किताब वाले वैसा लिख देते हैं। बाकी मोहम्मद अली भी गिरफ्तार हो गए थे, पर ये खिलाफत वाले में गिरफ्तार हुए। मोहम्मद अली ने वैसे भाषण देने शुरू कर दिए थे कि मुसलमान को सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मुसलमान सेना छोड़ दे। अंग्रेजों ने कहा भड़काऊ भाषण है, आर्मी को भड़काने की कोशिश कर रहा आदमी, इसलिए बाद में मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था इन भड़काऊ भाषणों की वजह से। इस पूरे बहिष्कार आंदोलन, इस पूरे गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे अधिक किसी चीज का बहिष्कार लोकप्रिय हुआ तो विदेशी कपड़ों का। विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार था वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। मतलब प्रभुदास गांधी जो गांधी जी के सहयोगी हुआ करते थे, वो बताते हैं कि गांधी जी ट्रेन से पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे। उस समय गांधी जी जहां जाते वहां पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे और गांधी जी उनको कहते कि हमें सरकारी सामान नहीं खरीदना है। अब तो कोई आदमी यूं ही जब भाषण सुनने के लिए आया हुआ है, स्टेशन पर यूं ही खड़ा हुआ, तो उसके पास क्या सरकारी सामान हो सकता है, क्या विदेशी सामान हो सकता था? कपड़े।
गांधी जी कहते हैं कि हमें विदेशी कपड़ों की होली जलानी है, पर गांधी जानते थे कि उस भारत में जहां पर कपड़े दो ही जोड़ी होते हैं, यदि एक जला दिए तो दूसरे दिन पहनने की कपड़े कहां से आएंगे। इसलिए गांधी जी प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से कहते हैं एक कुछ भी, गमछा, तौलिया, रुमाल, बनियान, कुछ ना कुछ जला दो। और लोग सिंबॉलिक रूप से, हर किसी के पास में कोई रुमाल, तौलिया जरूर होता जो विदेशी मील के अंदर बना हुआ होता, और लोग वहां स्टेशन पर उनकी होली जलाते। अगले दिन अखबार में जब दूसरे लोग ये सुनते कि गांधी जी इन स्टेशनों से गुजरे और विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, लोगों में उत्साह और आता, वो चाहते कि वो और कपड़ों की होली जलाते। एक किसी कॉलेज में जब गांधी जी ये बोल रहे थे कि हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, तो कोई स्टूडेंट खड़ा और उसने पूछा, तो दिन बापू पहनेंगे क्या? बापू ने कहा, खादी, हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, खादी के बने कपड़े पहनेंगे। उसने कहा, बापू आप बहुत बड़े वकील हो, आपके पापा बहुत बड़ी रियासत के दीवान थे, इसलिए बातें आती है खादी पहनने की, महंगी आती है। ये सुटेड बुटेड जो आप घूम रहे हो ना खादी पहन के, इतना किसी गरीब आम आदमी को कहा जाए ना कि खादी खरीदनी है, इतने में पूरे घर के कपड़े आ जाते हैं उसके। गांधी को धक्का लगा जाता उस लड़के की बात सुनकर, और गांधी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, व्यक्ति को कपड़े कम ही पहनने चाहिए, ज्यादा क्यों पहने। उस घटना के बाद गांधी जी ने क्यों लंगोटी बांधनी शुरू कर दी, वही नीचे वही ऊपर। उस घटना के बाद बापू बाल कटवा लेता है, रोडा मोडा। गांधी को लगा कि यार जनता से जुड़ने का तरीका यह भी हो कि आप वैसे लगो जैसी जनता है। जो जनता सुनने आती है, जब उसके पास पहनने के पूरे कपड़े नहीं, तो फिर अपने ये पूरे कपड़े पहन के क्यों किया जाए। और गांधी जी ने उसके बाद वो जो कोट पैंट पहना करते थे, आप पहले गांधी जी की फोटो देखो, क्या लौंडा लगता है यार, शानदार बंदा लगता है, सुटेड बुटेड, हेयर स्टाइल इतनी शानदार। पर गांधी को लगता है यार फिर यूं भाषण देते देते बीच में बालों में हाथ चला जाता है। भारत में जनता, फिर गांव की जनता अपने और तैयार गो हो हीरो बने। गांधी ने कहा से हीरो बनना बंद है अपने। नाई जी को बुला के कहा कि रेजर मार तू तो यार डायरेक्ट। अब जैसे लोग वैसा मैं, जैसी जनता वैसा मैं। उन तमाम नेताओं में जो बाकी नेता सूट बूट पहन के रखते, कोट पैंट पहन के रखते, गुलाब के फूल को जो जेब में टांगा करते थे, दिन में 3 बार बदल दिया करते, सिगार सिगरेट पीते, 3 अलग अलग रंग के पेन रखते, अंग्रेजी में बोलते, उनकी अपेक्षा एक ऐसा आदमी जो लंगोटी बांधता है, लाठी रखता है, सिर पर बाल नहीं है, उस भाषा में बोलता है जिसमें आप समझना चाहते हो। आप खुद सोचिए कि नेता के रूप में लोकप्रिय कौन होगा। गांधी। गांधी की लोकप्रियता का रसायन यहां है। अन्य नेता क्यों लोकप्रिय नहीं हुए, गांधी क्यों हो गए, वो सब बातें यहां पर आके जुड़ती है। गांधी में साम दाम दंड भेद तमाम चीजें थी। तब लगता है कि यार गांधी, सरदार पटेल, ये मोदी शाह, ये देश की नब्ज को क्यों पकड़ लेते हैं। मुझे अंत में एक ही कारण समझ में आता है कि यार गुजराती धरती, राजनेता उगलती है। कांग्रेस में भी यदि कोई इन सालों के अंदर कोई संगठन का सबसे अच्छा नेता हो तो अहमद पटेल थे, वापस गुजराती। तो बापू ने अब एक अलग ही तरीके से सबसे अधिक लोकप्रिय किसी चीज को किया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था, वो सबसे अधिक लोकप्रिय कर दिया था। मतलब कहते हैं 1920-21 में 1 अरब 2 करोड़ रुपए के कपड़े आयात हुए थे। और 1921-22 में यह रकम ठीक आधी हो गई, 57 करोड़ पे आ गई थी। तो आप खुद सोच लीजिए कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कितना अधिक लोकप्रिय हो गया होगा। एक और चीज जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जिसका गांधी जी ने कहा नहीं था, मतलब उस कार्यक्रम में लिखा नहीं था, वर्बली बोला करते थे गांधी जी। गांव गांव में जब भी गांधी जी जाते तो गांधी जी कहते कि शराब नहीं पीनी चाहिए।
यूपी बिहार में एक ताड़ी का पेड़ होता है और उस ताड़ी के पेड़ से शराब बनती है, देसी दारू, ढोला मारू। और गांधी जी गांव गांव में उसके लिए मना करते हैं। तो बापू एक बात और जानता था कि आंदोलन के लिए महिलाओं को जोड़ना बेहद जरूरी है, और महिलाएं शराबबंदी में सबसे आगे। महिलाओं को लगे कि यार शराब बंद हो जाएगी तो एक तो भोमिया टाइम पे घर पे आएगा, शाम को मारपीट नहीं करेगा, वो जो पैसे जिनसे अंगूर का जूस पी के आता उनके अंगूर लाएंगे। गांधी इस बात को जानते थे, इसलिए गांव गांव में ये बोला करते थे, इसलिए महिलाएं फैन थी। ये बाबा जी जो बात कहते हैं उसमें दम है। मैं और आपको कहूं, भारत में जितने अपने धर्म गुरु हैं या जो भी ये बाबा जी प्रचारक जितने फेमस हुए, महिलाएं उनकी फैन ज्यादा मिलती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नशा मुक्ति है। मैंने इसका एक जीवंत उदाहरण सबसे अच्छा सरदार गुरमीत राम रहीम सिंह को देखा था। यदि डेरा सच्चा सौदा वाले बाबा जी इतने लोकप्रिय हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उस पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में खूब खूब सारे लोगों की शराब बंद करवा दी थी। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों सहित सत्संगों के अंदर भाग लेने जाती, भीड़ भीड़ को अपनी तरफ खींचती है। मतलब ताड़ी की दुकानों पे महिलाएं धरना देने बैठ जाया करती थी, महिलाएं बैठी रहती, और कोई आदमी शराब लेने जाता तो पहले समझाती उसको कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से ये नुकसान हो सकते हैं। आदमी नहीं मानता, आदमी कहता तुम होती कौन हो करने वाले, तुम्हारे बाप के पैसे की थोड़ी पीता हूं, खुद के पैसे की पीता हूं। तो कई जगह तो छित्र परेड की गई, जूता परेड की गई, लोगों को लुगाइयों से बेइज्जती करवा करवा के तो आदमी बेचारा कितने दिन दारू ले गया। एक दो जगह तो और उल्टा हुआ, कोई व्यक्ति शराब लेने जा रहा था और किसी दूसरे ने कहा कि अरे दारू नहीं पीनी चाहिए, बंद कर दो। उसने क्यों? तो गांधी जी ने मना किया। गांधी जी कौन होता है गांधी कहने वाला ही कि शराब बंद कर देनी चाहिए? मैं नहीं मानता। ऐसे रोडे खूब खूब बातें, बाबे डेली ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। कहते हैं उसी दिन उस व्यक्ति के घर की छत गिर गई। लोगों का ले, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो गांधी जी के खिलाफ बोलेगा, उसके नुकसान और हो जाएगा। तो ये सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था शराब की दुकानों पर धरना, जबकि ये मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। मतलब ये देख लो कि सरकार को इतना ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ था शराब बंद नहीं करने के पीछे। आज भी सरकारें सबसे बड़ा कारण ये देती है कि शराब रेवेन्यू देने वाली है, और लॉकडाउन में तो हमने देखा कि सरकार का जैसे रेवेन्यू कम हुआ, सबसे पहले दारू के ठेके खोले गए। शराबियों के कंधों पर भारत की अर्थव्यवस्था का बाहर टिक गया था आकर। कहते उस समय की अंग्रेजी सरकार ने बिहार और यूपी के गांव में पोस्टर लगवाए जिनमें लिखा गया शराब पीने के फायदे, और उन पोस्टरों पर चित्र बनाए गए कि वर्ल्ड वॉज गवर्न्ड बाय लिकर्स, दुनिया शराबियों द्वारा शासित की गई है। लाइक मूसा, लाइक सिकंदर, लाइक सीजर, लाइक नेपोलियन, लाइक टेनिसन, लाइक बिस्मार्क। ये तमाम जो दुनिया के महान लोग जिनको आप कहते हो, जिन्होंने दुनिया पर राज किया था, वो शराब पिया करते थे। इसलिए शराब सोमरस है, बेहद अच्छी चीज है, पीनी चाहिए। मैं नहीं कर, ऐसा अंग्रेजों ने उस टाइम कहा था। अंग्रेजों ने जो पोस्टर लगवाए थे उनके अंदर ये लिखवाया था। इसलिए याद रखना कि एक वह बात जो मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी फिर भी लोकप्रिय हुई थी, कौन सी थी? तो ताड़ी की दुकानों पर धरना। 1921 में वापस अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन, हकीम अजमल खान अध्यक्ष थे, और कहा गया कि 1 साल बीत चुका है हमें और हम अब स्वराज लेने के नजदीक है। और गांधी जी ने कहा था कि शुरुआत में तो इनका बहिष्कार करना है, एक समय आएगा जब हम सरकार की आज्ञा माननी बंद कर देंगे, अवज्ञा करेंगे हम सरकार की। क्या करेंगे बापू उसमें? का सरकार को टैक्स देना बंद करेंगे। लोगों को यह बात ज्यादा अच्छी लगती है, पैसा जेब से निकलना नहीं पड़े, उससे अच्छा तो और हो ही क्या। अब तक गांधी ने यह नहीं कहा था कि हम सरकार के कानून तोड़ेंगे, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेना, कानून नहीं तोड़ रहा मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आऊंगा, कानून नहीं तोड़ रहा मैं तुम्हारी उपाधि नहीं लूंगा, मैं कानून नहीं तोड़ रहा। पर जब मैं कहता हूं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं कानून तोड़ रहा हूं। तो अब कानून तोड़ेंगे। गांधी जी का एक समय आएगा जब मैं बताऊंगा आपको
कि कब से कानून तोड़ने हैं। और 1921 में जब अहमदाबाद वाला सेशन हुआ तो लोगों ने गांधी जी को कहा कि जिसका हमें था इंतजार वह घड़ी आ गई है, अब हमें कानून तोड़ने शुरू कर देने चाहिए बापू। गांधी जानते थे कि टाइम नहीं है। गांधी जानते थे कि यदि कानून तोड़ने बंद कर दिए गए, कानून तोड़ने शुरू कर दिए गए, कर देने बंद कर दिए गए, सरकार जूते मारेगी। और सरकार ने जूते मारने शुरू किए तो जो आंदोलनों में भीड़ आ रही है ये आ जाएगी, निकल आएगी। सरकार को आंदोलन खत्म करने का मौका मिल जाएगा। पर जनता का दबाव इतना था कि अब बापू बोल ही नहीं पाए और बापू ने कहा कि रुको, हम ग्रेजुअली इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, एक एक जगह से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। पहले देखते हैं गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहता है, फिर देख लेंगे। का कोई बात नहीं, कहां से शुरू करोगे बापू? उनका गुजरात, 12 फरवरी को गुजरात में एक जगह पड़ती है बारदोली, और कहा सबसे पहले हम बारदोली में आंदोलन शुरू करेंगे। नो टैक्स मूवमेंट, कर नहीं देने का आंदोलन शुरू किया जाएगा, बारदोली से शुरू किया जाएगा। ऐसा हम 12 फरवरी से शुरू करेंगे। क्या ठीक है, बारदोली से शुरू कर देंगे इसको। 12 फरवरी से करना है सबने भाई, एकदम फिक्स कर लिया। 12 फरवरी 1922 को वहां से हम शुरू कर देंगे। कर नहीं देने के आंदोलन की शुरुआत बारदोली, गैर कर आंदोलन लिख रखा है, इसको वैसे आपने लिखना, कर नहीं देने का आंदोलन। इंग्लिश में नॉन टैक्स नहीं है, नो टैक्स मूवमेंट है, ध्यान रखना, नो टैक्स मूवमेंट। और हिंदी में अपने कर नहीं देने का आंदोलन की शुरुआत बारदोली गुजरात से 12 फरवरी 1922 को की जाएगी। मामला गंभीर होता जा रहा था। लोगों ने खूब सारी जगह पे पहले ही टैक्स देने बंद कर दिए। गांधी जी बड़े व्यथित थे इन घटनाओं से। सरकार बल प्रयोग कर रही थी। अब सरकार को मौका मिल रहा था जनता को मारने का। एक तो आप अहिंसक जब भी कोई आंदोलन करते हो तो सरकार को जल्दी मौका नहीं मिलता, पर जब आपकी तरफ से भी छोटी मोटी भी हिंसा हो जाए तो गवर्नमेंट खुद वर्दी वाला गुंडा है, फिर गवर्नमेंट आपको आपकी औकात दिखाती है। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में एक जगह पड़ती थी चोरा चोरी। भीड़ अहिंसक आंदोलन के लिए जा रही थी। पुलिस बैरिकेड लगा के आगे खड़ी थी, उनको रोकना चाह रही थी। भीड़ उग्र हो गई, पुलिस को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस भाग के थाने में पहुंची। भीड़ ने चारों तरफ से थाना घेर लिया। थाने की आग लगा दी गई। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए। गांधी जी इस घटना से बड़े व्यथित हुए और गांधी जी ने कहा, हिंसा के रास्ते पे चल के यदि आजादी मिलती है तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। हिंसा के रास्ते पर चलकर यदि स्वराज मिलता है तो मुझे ऐसा स्वराज नहीं चाहिए। मैं वो प्रत्येक अपमान सहने के लिए तैयार हूं, पर देश को हिंसा की आग में झोंक नहीं सकता। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर दी। कहा कि असहयोग आंदोलन अब आगे नहीं चलाया जाएगा। गांधी जी 5 फरवरी को ये घोषणा कर देते हैं। चूंकि 12 फरवरी को बारदोली से एक नया आंदोलन शुरू करना था, कर नहीं देने का आंदोलन, इसलिए कांग्रेस की मीटिंग तो हुई वहां पे, लेकिन कांग्रेस भी गांधी जी के इस निर्णय से सहमत हुई और 12 फरवरी 1922 को वहां बारदोली में कहा गया कि कर नहीं देने का आंदोलन तो चलाया नहीं ही जाएगा, हम असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और इस प्रकार चोरा चोरी जैसी एक दुखद घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया। खूब सारे लोगों ने गांधी जी की आलोचना की इस बात के लिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के किसी दूर दराज के गांव में आग लग जाए तो उसका नतीजा कश्मीर को क्यों भुगतना पड़े। सुभाष चंद्र बोस बोले कि उस समय जब देश का उत्साह अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, आंदोलन को वापस लेना एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कहा कि बापू एक राजनेता के रूप में असफल हो गए हैं, चूक गए हैं, उन्हें राजनीति नहीं आती है। लेकिन बापू अपने सिद्धांतों पर यहां पर नहीं टिक गए। सिद्धांत अहिंसा था, रास्ता अहिंसा था,
साधन अहिंसा था, यदि उस साधन में, तरीके में, रास्ते में अंतर आया, वो हिंसा की तरफ मुड़ गया, तो उस व्यक्ति ने उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। क्योंकि गांधी जी साधन और साधे दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे कि जितना पवित्र आपकी मंजिल हो, उतना ही पवित्र आपका रास्ता भी होना चाहिए। आप अनुचित साधनों के प्रयोग द्वारा उचित साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। मीन्स और एंड दोनों प्योर होने चाहिए। यहां पे जो आपका मीन्स था वो गड़बड़ा रहा था, वो अपवित्र, इम्प्योर होता जा रहा था। इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इतिहास के गलियारों में एक बड़ी सोच का विषय रहा कि क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेना गांधी जी द्वारा सही था या गलत था। हालांकि हमारे पास तमाम कारण हो सकते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त जैसे लोग कहते हैं कि गांधी जी खुद जमींदारों के और बणियों के पक्ष में थे, और जब उन्हें लगा कि अब किसान जमींदारों को टैक्स नहीं देंगे और मजदूरों की शक्ति भी बढ़ जाएगी, इसलिए उद्योगपतियों की शक्ति में कमी आएगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने दोस्तों के फेवर में आंदोलन को वापस ले लिया था। कुछ लोग और कहते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों के साथ में समझौता कर गए थे, और जब देश की जनता जाग रही थी, स्वराज प्राप्त लेने के बहुत नजदीक पहुंच गई थी, उस समय बापू अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए थे और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। पर क्या असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण यही थे? नहीं, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण दूसरे थे, हम देखेंगे। वैसे भी मैंने कहा था, हिस्ट्री का कोई भी आंसर गांधी जी की आलोचना से नहीं होना चाहिए। गांधी जी को हर स्थिति में पाक साफ निकालना है। भले ही आप गांधी जी के प्रति अपने व्यक्तिगत विचार कैसे रखते हो, उनको दरकिनार साइड के अंदर रखते हैं। हम वो कारण देखते हैं। आंदोलन हिंसक हो गया था और ये गलत नेताओं के नेतृत्व में जा सकता था, सरकार द्वारा इसे कुचला जा सकता था। दोनों चीजें। एक तो जब आंदोलन हिंसक हो गया तो ऐसे लोग आंदोलन में प्रविष्ट कर सकते हैं जो कि असामाजिक होंगे, और यदि ऐसे लोग किसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो हम खुद सोच सकते हैं कि उन आंदोलनों की परिणति क्या होगी। पंजाब के किसानों का आंदोलन बहुत अच्छा है। यदि किसानों को किसी बात से दिक्कत है, यदि वो किसी बिल से दिक्कत है, उन्हें आंदोलन करने के तमाम अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश में आंदोलन किए जाने चाहिए। पर उन आंदोलनों में घुस के यदि कुछ लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई कहे कि इंदिरा नु पहले मारी सी, मोदी नु अज मारांगे, तब लगता है कि आंदोलन गलत दिशाओं में, गलत नेताओं के हाथ में जा रहा है और सरकार को मौका मिलेगा, सरकार इन चंद उदाहरणों के द्वारा आंदोलन को कुचल देगी। इसलिए आंदोलन में असामाजिक तत्व कभी भी प्रविष्ट नहीं होने चाहिए, वरना वो आपकी दिशा और दशा दोनों को बिगाड़ कर रख देते हैं। गांधी इस बात को जान रहे थे कि अब हिंसक तत्व है। आज एक चोरा चोरी हुआ है, कल कहीं छोरा छोरी होगा और परसों तीसरा कोई और होगा। ऐसी हिंसक घटनाएं देश के अंदर यदि होने लग गई तो आंदोलन गलत हाथों के अंदर जाएगा, और यदि हिंसा की तो सरकार को हिंसा करने का मौका मिलेगा वापस। बहाना होगा उनके पास कि हिंसक लोगों को दबाने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा। और सरकार की हिंसा के सामने किसी समुदाय की हिंसा नहीं चले। वो सबसे बड़े गुंडे हैं। वो जब अपने वाले पे आएंगे तो जैसा जो जी में आएगा वैसा करके आपको खत्म कर देंगे। इसलिए असहयोग आंदोलन वापस लेना जरूरी हो गया था। गांधी जी के सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। आंदोलन कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों से परे जा रहा था, अलग जा रहा था। व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। बड़ी जोरदार बात। गांधी जी की एक पॉलिसी थी संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल पॉलिसी। आंदोलन करेंगे
एक सीमा पर जाकर रुकेंगे, रेस्ट लेंगे, फिर वापस आंदोलन करेंगे। क्यों लोगे रेस्ट? क्या करोगे रेस्ट में? अगले चरण के आंदोलन के लिए शक्ति बटोरेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य जुटाएंगे, गलतियां हुई है उनसे सीखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। एक बुक आती है, विपिन चंद्रा की एक बुक आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, गांधी चालीसा है वैसे तो, पढ़ना आप, अच्छी बुक है। यही देखना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लिश के अंदर भी आती है, हिंदी में भी आती है। दिल्ली माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है। ये खूब अच्छी सी व्याख्याएं करता है। इसमें कहीं मेरा पढ़ा हुआ इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, एक सीमा पर जाकर उसको रुकना पड़ता है, एक सीमा पर जाकर उसे सुस्ताना पड़ता है। मंजिल से पहले रुक जाना प्रत्येक बार हार नहीं होती है, कई बार वह जीत भी होती है। गांधी इस बात को जानते थे, इसलिए गांधी ने कभी भी लगातार संघर्ष की रणनीति नहीं अपनाई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 10-10 साल का विराम है। इस विराम में गांधी जी जनता के बीच में रहते थे, क्रिएटिव प्रोग्राम्स किया करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन का प्रचार प्रसार, खादी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार, ये तमाम चीजों से गांधी अगले आंदोलन के लिए वापस शक्ति बटोरते थे। आप देखिए इस बात को वाकई कि एक व्यक्ति 1920 में आंदोलन करता है, 22 में खत्म कर देता है, 1930 में वापस आके आंदोलन करता है 8 साल बाद। मैं कहूं भारत के बड़े से बड़े नेता को यदि 8 साल के लिए कह दिया जाए कि तू पॉलिटिक्स से दूर हो जा, 8 साल बाद लोग जाने नहीं कि कौन है। आज से 8 साल पहले कौन नेता थे आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। कभी भारत की संसद मधु लिमिये के भाषणों से गुंजा करती थी। आप में से कितने स्टूडेंट मधु लिमिये का नाम भी जानते हैं? कैसा भी कोई नेता हुआ था। कभी भाजपा में मुस्लिम नेता के तौर पर सिकंदर बख्त का नाम लिया जाता था। आप में से कितने लोगों ने सिकंदर बख्त का नाम सुना है? आज जब मैं कहूं भाजपा के मुस्लिम नेता तो आप मुझे कहोगे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, जफरुल इस्लाम। आप नहीं जानते ना पुराने वालों के, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स खत्म होगी, वो चले गए। अरुण शौरी को हम में से कितने लोग जानते हैं? उस अरुण शौरी को जिसको आजकल आप मोदी विरोधी के रूप में देखते हो। बड़ा अचरज होगा कि राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा नेता उन दिनों के अंदर अरुण शौरी थे। अखबारों में सबसे अच्छे एडिटर राम मंदिर के पक्ष में उस समय किसी ने लिखे थे तो अरुण शौरी ने लिखे थे। पर गांधी 8-8, 10-10 साल के गैप के बावजूद जनता में उतने रिलेवेंट, प्रासंगिक रहा था, क्योंकि उसकी ये नीति थी। क्योंकि वो जानते थे कि यदि आंदोलन खत्म हुआ, अपने आप खत्म हुआ, धीरे धीरे खत्म होता होता खत्म हुआ, तो जनता को इतनी निराशा हाथ लगेगी कि अगली बार कोई आएगा ही नहीं। इसलिए अच्छा है कि भले ही सफलता मिले, सफलता ना मिले, पर एक ऐसे मुद्दे पर ले जाकर आंदोलन को खत्म किया जाए जहां पर लोगों को लगे मन में कि थोड़ा सा मौका और मिलता तो ये कसमसाहट रहनी चाहिए, ताकि अगली बार लोग और जुझारू रूप से सामने आएंगे। खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया था, मुस्लिम खुद ब खुद हटते जा रहे थे, संख्या कम होती जा रही थी लगातार। आंदोलन जनता द्वारा किए जाते हैं। गांधी जनता की नब्ज फिर पकड़ रहे थे कि भीड़ कम हो रही है, कम होती होती खुद ही कम होगी, खत्म हो गई ना तो बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है एक लेवल पे ले जाकर कह दो कि हम खुद खत्म कर रहे हैं, टांग तो ऊपर रहे। शुरुआत में गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल में स्वराज ला दूंगा आपको, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कि वो आपको स्वराज देना चाहेगी या नहीं देना चाहेगी। इसलिए भी गांधी झिझक रहे थे कि सरकार उल्टा बल प्रयोग पर उतर आई है, बातचीत का रास्ता ही नहीं अपना रही है। इसलिए उस निराशाजनक स्थिति में जाने से अच्छा आंदोलन को यहीं पर खत्म कर दिया जाए।
1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में लोगों ने कहा कि कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे, नो टैक्स मूवमेंट चलाएंगे। गांधी जानते थे कि इन परिस्थितियों के अंदर ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता, और यदि ऐसा आंदोलन कोई खड़ा किया तो सरकार को और मौके मिलेंगे आंदोलन को चलने के। गांधी आंदोलन की ऊर्जा को, शक्ति को, सामर्थ्य को, एनर्जी को कहीं ना कहीं बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये, और भारतीय समाज के आंतरिक विरोध उभरने लग गए थे। शुरुआत में तो सब लोग स्वराज के मुद्दे पर एक साथ आ गए थे। मजदूर सारे के सारे हड़ताल में शामिल होंगे। पूंजीपति कितने दिनों तक मील बंद कर देगा? इसलिए मजदूर और पूंजीपति के बीच में अब टकराव होने लग गया था। कर नहीं देंगे तो किसको नहीं देंगे? खूब सारी जगह जमींदार कर लेते हैं। किसान और जमींदार आमने सामने आने लग गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता का तथाकथित बुलबुला फूटने लग गया था। जब कहा गया कि किसान कर नहीं देंगे, तो केरल में मालाबार के तट पर मोपला नाम के मुसलमान किसान रहते थे। उन्होंने अपने हिंदू ब्राह्मण नंबूदरी पाद जमींदारों को कर देने से मना कर दिया। आपस में लड़ लिए, सांप्रदायिक दंगे हो गए और उन नंबूदरी पाद ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता ध्वस्त हो रही थी। गांधी नहीं चाहते थे कि हम आपस के अंदर ही लड़ने लग जाए। आंदोलन वापस करने से ये तमाम शक्तियां अपने अपने काम में लग जाती और आपस में टकराहट की तमाम संभावनाएं समाप्त की जा सकती थी। इसलिए आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो सारी बातें याद रखना, आंदोलन वापस क्यों ले लिया था। तो क्या इस आंदोलन का कोई महत्व नहीं है? नहीं, आंदोलन का महत्व है। आंदोलन का महत्व है कि भारत का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था। वाकई था। इससे पहले इतना बड़ा अहिंसक जन आंदोलन नहीं हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, इससे पहले होम रूल आंदोलन चले थे, लेकिन उनके एरियाज फिक्स थे। स्वदेशी आंदोलन को हम कितना भी कहें, लेकिन वो बंगाल से बाहर ज्यादा बड़े क्षेत्रों में नहीं निकल पाया था, और होम रूल आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित होकर रह गया था। ये पूरे भारत के अंदर होने वाला एक आंदोलन था। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, यहां तक कि महिलाएं भी आंदोलन के अंदर शामिल हुई। मैंने बताया आपको, समाज के वर्ग, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद किया, वकीलों ने अपनी ये कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया था, राष्ट्रीय स्कूलें स्थापित की गई थी। बाकायदा कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज थी, सुभाष चंद्र बोस उसके प्रिंसिपल बन गए थे। तो तमाम वर्ग, सुभाष चंद्र बोस अपने आईसीएस को छोड़ चुके थे और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद चुके थे, और नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर बने थे, प्रिंसिपल बने थे। कहा मैं संभालूंगा इसको, आप चिंता मत करो। राष्ट्रीय आंदोलन को कई नए इंस्ट्रूमेंट मिले, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, नई चीजें। पहले आंदोलन इनके बारे में नहीं जान रहा था कि ऐसी कोई चीजें भी होती है। अब नई नई बातें सामने आ रही थी। ये लास्ट आंदोलन है जिसमें मुसलमान एक बड़ी संख्या में शामिल हुए। खिलाफत के कारण मुसलमान असहयोग से जुड़े थे। इसके बाद मुसलमान किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो पाए थे। पूरे भारत के अंदर फैला, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर यह हुआ नहीं हो। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो बजाज बिड़ला को फायदा होगा। स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये सब के सब आपके इसी दौरान स्थापित किए गए थे। तो स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं को फायदा हुआ, तो एजुकेशन को बढ़ावा मिला। भारत का पहला जन आंदोलन है जो सीधा स्वराज के मुद्दे पर शुरू किया गया है। स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया? कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए। होम रूल क्यों कर रहे थे? कि स्वशासन दिया जाए। पहली बार डायरेक्ट स्वराज के मुद्दे पर कोई आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन था। ये इस आंदोलन की अच्छाइयां है, इसका महत्व है। हम कुछ कमियां पढ़ लेते हैं इसके। कमी वही कि पूरी तरीके से अहिंसक नहीं था। आंदोलन में खूब सारी जगह पे हिंसा हो गई थी। कहां हिंसा हो गई? प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत के दौरे पर आते हैं। बॉम्बे के अंदर हड़ताल की गई। 17 नवंबर 1921 का दिन वो बॉम्बे में हड़ताल की गई, लेकिन बहिष्कार किया गया कि हम प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा में नहीं जाएंगे, उनके सम्मान समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग चले गए। जाने वालों में, नहीं जाने वालों में आपस में लड़ाई हो गई।
50 से अधिक लोग उसके अंदर मारे गए थे। गांधी जी 3 दिन के अनशन पर बैठे थे, तब जाकर वो हिंसा समाप्त हुई थी। इसलिए आंदोलन अहिंसक तो नहीं है पूरा आपका। चोरा चोरी कांड मैंने बताया, मालाबार के अंदर अभी मैंने बताया मोपलाओं का विद्रोह हो गया था। ये तमाम घटनाएं ऐसी थी जो असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से अहिंसक सिद्ध नहीं करती। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, मुसलमान बड़ी संख्या में जुड़े थे, पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आंदोलन बहुत सारी जगह पे सांप्रदायिक हो गया था। मोपला साफ साफ सांप्रदायिकता का उदाहरण है, जहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गए थे। दिल्ली में तो 1923 के अंदर सांप्रदायिक दंगे ही हो गए थे। उसके बाद आप 1922 तक ऐसा युग आंदोलन चला रहे हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, और 23 में जस्ट बाद में उसके सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को भी स्थापित नहीं कर पाए थे। पूरे भारत में विस्तार नहीं। साउथ इंडिया जहां होम रूल का प्रभाव था ना, वहां पे ये बड़े तौर पे सफल नहीं हो पाया था। और ये एनी बेसेंट ये तो इतने नाराज हुए थे इस आंदोलन से, कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। एनी बेसेंट ने, जिन्ना ने और विपिन चंद्र पॉल, तीनों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इनका नहीं नहीं, ये आदमी बकवास करता है। तो एनी बेसेंट का जहां साउथ में प्रभाव था, वहां पर ये आंदोलन नहीं फैल पाया था ज्यादा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी केवल कपड़ों तक ही रहा, बाकी चीजों का बहिष्कार नहीं हो पाया। आप सब चीजों का बहिष्कार कीजिए, केवल कपड़ों का ही क्यों? गांधी जी ने कहा तो था कि 1 साल में स्वराज ले देंगे, पर ये है क्या? डिफाइन, एक्सप्लेनेशन, एलिब्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। क्या होगा, कैसे लेंगे, ये जब चले जाएंगे तब क्या आएगा, कोई कार्यक्रम, कोई उद्देश्य, कोई विचारधारा एग्जैक्टली उसके बारे में गांधी जी जनता को तो कम से कम डिफाइन नहीं कर पाए थे। ये इस आंदोलन की कुछ कमियां थी। यदि कभी आपको कहा जाए कि आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, दोनों बातें बतानी, अच्छाइयां बतानी है, कमियां बतानी, और अंत में ले जाके वापस अच्छाई पे ही खत्म करना है, कमियों पे खत्म नहीं करना है। आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन खत्म होने के बाद 1922 में, गलत लिखा हुआ 26 इसमें, 1922 में 1905 फरवरी के आसपास गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। 13 मार्च को शायद गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे अंडर सेक्शन 124A। यदि किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया हो तो ये वही धारा है जो बाल गंगाधर तिलक पर 1908 में लगाई गई थी। गांधी जी को इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया, 6 साल के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। कहते हैं ब्रूमफील्ड नाम का जज था और उसने सजा सुनाई कि अंडर सेक्शन 154A मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार किया जाए, 6 साल के लिए जेल भेजा जाए। और गांधी खुश हुए, गांधी ने तालियां बजाई, थैंक यू जज साहब। जज ने कहा तू बहरा है क्या, मूर्ख है, दिमाग के तार हिले हुए हैं, मैंने क्या बोला सुना तूने? 124A के तहत 6 साल की सजा सुनाई जाती है। गांधी ने कहा सुना, ढंग से सुना, इसीलिए थैंक यू। क्यों थैंक यू, किस बात का? गांधी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा नेता ही नहीं हूं, भारत आए जुम्मे 7 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तिलक भारत के बहुत बड़े नेता थे। 1908 में आपने तिलक पर 124A लगाया था, आज मुझे मेरे पहले बड़े आंदोलन के बाद 124A लगाया जा रहा है। थैंक यू जज साहब, आपकी एक धारा ने मुझे तिलक के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, अब मैं तिलक के बराबर का नेता हो गया हूं। ब्रूमफील्ड ने सिर फोड़ दिया कि गुजराती बढ़िया कितना चालू है, सजा को भी अपने लिए, आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानता है, तो ये आदमी जानता है। हालांकि हम कहते हैं कि 1924 में 2 साल बाद ही गांधी जी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया था, गांधी जी छोड़ दिए गए थे। मुझे लगता है तिलक ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे कि यार खांसी जुकाम बुखार सर्दी पीलिया मलेरिया है जा, मेरे भी हर 6 साल में कई बार हुए थे, मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया? या फिर उस चतुर बनिए की कुछ ना कुछ कारीगरी रही होगी कि वो 2 साल बाद ही जेल से बाहर आ गया था। हम पढ़ते हैं कि 1924 के बेलगाम अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे की बातें फिर कभी करेंगे। थैंक यू।